Everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and you are watching Achieve with Anjali. So लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वर्ण विचार के सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे। हो गया था ना वो वाला सेक्शन पूरा। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन ज़रूर रहता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला में ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा क्या है कि वह एक मीडियम है जिससे कि हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को ना भाषा कहते हैं। कोई हिंदी भाषा यूज़ करता है और या कोई इंग्लिश भाषा यूज़ करता है ना। तो ये हो गया भाषा, जिससे कि हम लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यह संस्कृत शब्द भाष से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, ये किससे बना है? संस्कृत शब्द जो कि था भाष और जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको समझो। सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि जब मिलता है तो बनता है अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। और जब अक्षर मिलता है तो बनता है पद, जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द। ठीक है, और जब बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं तो बनता है पदबंध। ठीक है, और जब बहुत सारे पदबंध मिलते हैं तो बनता है उपवाक्य, और जब बहुत सारे उपवाक्य एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है वाक्य। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डायग्राम समझ में आया हो। तो हम लोग सबसे पहले ये सबसे छोटी इकाई जिसको वर्ण कहते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ण है क्या? तो वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण। ठीक है, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में सजा दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग क्या है? उच्चारण के आधार पर वर्ण जो है वो 45 है। कितने हैं? 45 वर्ण हैं। 10 स्वर वर्ण हैं और 35 व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर वर्ण, 35 व्यंजन वर्ण और 4 संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर तो 45 होते हैं, लेखन के आधार पर 52 होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग स्वर वर्ण में क्या क्या होगा? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। देखो, ये जो री, अंग और आ है ये सिर्फ लेखन में यूज़ होता है। ठीक है, किस में यूज़ होता है? लेखन में। उच्चारण के आधार पर वर्ण में हम लोग ये 3 को छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ना, री, अंग, आ केवल लेखन में आते हैं। ठीक है, उसी तरह व्यंजन वर्ण जो है वो टोटल 35 होते हैं, लेकिन 33 नॉर्मल व्यंजन वर्ण होते हैं और 2 जिसमें ये आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी रो और बड़ी रो, जिसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, जो कि टवर्ग में होता है। अब टवर्ग क्या है तो उसको जानने से पहले देखो आप यहाँ कवर्ग क ख ग घ अंग, तो ये कवर्ग में आ गया। जो च छ ज झ इया ये चवर्ग, ड ढ मूर्धन न, इसमें आ जाता है हम लोगों का वो छोटी रो और बड़ी रो। ठीक है, नेक्स्ट है त थ द ध न और प फ ब भ म पवर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे हो जाता है ये अंतस्थ, जिसमें है य र ल व। ठीक है, उष में हो जाता है जिसमें श, तालव्य स, दंत स, मूर्धन स, दंत स और ह। ठीक है, और संयुक्त में आ जाता है क्या क्या? अक्ष, त्र, ज्ञ। ये संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। और अक्ष कैसे बनता है? क और मूर्धन स को जब जोड़ते हैं तो अक्ष बनता है। आधा त और र को जोड़ते हैं तो त्र बनता है। आधा ज और य को जोड़ते हैं तो ज्ञ बनता है। आधा श और रो को जोड़ते हैं तो श्र बनता है। ठीक है, अब वर्णों का उच्चारण स्थान, ये सबसे मेन टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो क्या है ये?
तो उच्चारण के स्थान पर जो अब देखते हैं आगे कंठ। तो कंठ से बोली जाने वाली जो वर्ण होती है वो क्या क्या है? अ। अब आप लोग मेरे साथ रिपीट करो तो आप लोग को समझ में आएगा। देखो अ, आ, अह, ह और कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, है ना। ये सारे क्या है? कंठ से आवाज आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ वाले। अब तालु से कौन कौन सा वर्ण होता है? तो ई। तालु होता क्या है? तो तालु मुंह के भीतरी और ऊपर वाली छत का पिछला भाग होता है, ठीक है। तो उससे कौन कौन सा होता है? ई, य, श। चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ, इय, है ना। तो ये क्या है? तालु से होता है। मूर्धा से क्या है? री, मूर्धन सौ, है ना। मूर्धन सौ ये तो पहले ही आ रहा है, मूर्धन सौ, है ना। उसका टवर्ग से ट, ठ, यानी कि मुंह का भीतरी का ऊपरी छत जो कि अगला हिस्सा। अब टवर्ग, आप ट बोलो, देखो ट, तो देखो मुंह का अगला हिस्सा से हम लोग बोल रहे हैं टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन न, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ओष्ठ से क्या होता है? ऊ और पवर्ग मतलब प, फ। देखो ये क्या है? होश, जब हम लोग होठ को बंद करते हैं तब बोलते हैं ना हम लोग प, फ, ब, भ, म, है ना। दंत से स और तवर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, है ना। अब दंत मूल से क्या क्या होता है? र और ल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। अब दंत और ओष्ठ को जब हम लोग मिलाते हैं तो बनता है व, ठीक है। और जब ओष्ठ और कंठ को मिलाते हैं तो बनता है ओ, औ और अ। और कंठ और तालु को मिलाते हैं तो बनता है ए, ऐ। जब नासिका से बोलते हैं तो अंग, अंग, इय, न, म, है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जिसको स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जिसमें कोई भी मात्रा की जरूरत, ये तो खुद ही मात्रा है ना, तो किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण बेसिकली 13 होते हैं, ठीक है। जिसमें कि 10 जो 10 होते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, 10 और 3 में, ठीक है। 3 क्या क्या है? री, अंग और अह, ठीक है। अब आते हैं कि स्वर वर्ण को भी टॉपिक पार्ट में बांटा गया है। तो पहला क्या है? किसके आधार पर बांटा गया है? मात्रा उच्चारण को किसके आधार पर बांटा गया है? काल के आधार पर। क्या है? काल। काल यानी कि टाइम, यानी कि टाइम मतलब बोलने का समय, ठीक है। बोलने में जो समय लगता है वो है काल के आधार पर, ठीक है। तो काल के आधार पर 3 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर क्या है? तो जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। और ये एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, है ना। दीर्घ स्वर में क्या है कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगे, 2 मात्रा का समय, ठीक है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ओ, है ना। और प्लुप्त स्वर क्या है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसमें, दीर्घ स्वर में जितना समय लग रहा है उससे अधिक लगे। जैसे कि पुकारने या फिर नाटक में प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम किसी को पुकार रहे हैं तो बोलते हैं ना राम, तो बोलते हैं ना इस तरह, नाटक करके बोलते हैं। पुकारने में तो यही यूज़ करते हैं ना हम लोग। तो ये क्या हो जाता है? प्लुप्त स्वर में आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हूँ। नेक्स्ट है हम लोग का जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर भी 3 पार्ट है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो उच्चारण में जीव के अगले भाग का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऐ, है ना। और यदि मध्य जीव का भाग यूज़ करते हैं तो उसको मध्य स्वर बोलते हैं, जैसे अ, ठीक है। और जब पश्च स्वर क्या है? जीव के पिछले भाग का यूज़ है, जैसे आ, उ, ओ, औ, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हूँ। नेक्स्ट है मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। अब मुंह को जितने खोल सकते हैं, जैसे विवृत, ओपन, विवृत जिसको ओपन बोलते हैं, अर्धवृत हाफ ओपन, अर्ध संवृत यानी कि हाफ क्लोज, और संवृत मतलब क्लोज्ड, ठीक है।
अब समझते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला हो, यानी कि हम लोग जो वर्ड बोलने के लिए पूरा मुंह खोलते हैं, जैसे आ, मेरे साथ आप लोग बोलो तो आप लोग को समझ में आएगा। बोलो आ, तो आ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग का पूरा मुंह खुल रहा है ना, तो ये किसमें आ जाएगा, विवृत में। अर्धवृत यानी कि हाफ ओपन, जिसमें मुंह का जो है द्वार वो आधा खुलता है, जैसे अ, ए, ओ, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है अर्ध समृत, यानी कि हाफ क्लोज्ड, जिसमें माउथ जो है वो आधा बंद होता है, जैसे ए, ओ, है ना। है समृत, जिसमें पूरा क्लोज होता है, जैसे ई, ऊ, ऊ, है ना। अब नेक्स्ट है 4th नंबर, क्या है ये, होठों की स्थिति के आधार पर। तो होठों की स्थिति के आधार पर क्या है, अवृतमुखी और वृतमुखी। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं हो, ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ए, तो इसमें क्या है, हम लोग का जो बोल रहे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो क्या हम लोग का जो होठ की स्थिति है वो सर्कल गोलाकार बन रही है, नहीं ना। तो ये क्या है, अवृतमुखी। नेक्स्ट है वृतिमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृतमुखी या गोलाकार हो, जैसे ऊ, ओ, ओ, है ना। तो आप मेरे साथ प्रोनाउंस करो तो आप लोग को समझ में आएगा और अच्छे से आप जान भी पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है हवा के नाक मुंह से निकलने के आधार पर, तो जिसको निर्नुनासिक कहते हैं और अनुनासिक कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले वो है निर्नुनासिक। ठीक है, जैसे अ, आ, ई। ठीक है। अब जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकले, जैसे अंग, आ और आदि। ठीक है। नेक्स्ट है 6th और लास्ट, क्या है, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर यानी कि जिसमें घोष, जिसको स्वर तंत्रिकाओं के श्वास का कंपन, और सघोष जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में जब कंपन न होता है। तो ये एक मेन टॉपिक है, इससे मतलब आ जाते हैं क्वेश्चन, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सघोष ध्वनियाँ हैं। तो दे देगा स्वर, व्यंजन, संयुक्त ऐसे करके दे देगा। तो सही वर्ड क्या है, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे सघोष ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ताकि और भी अच्छे से हम लोग का फिक्स हो जाए माइंड में। ठीक है। प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस सेट, वो पहले हम लोग स्वर को कंप्लीट कर लेते हैं और व्यंजन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दोनों का मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो क्या है वर्णमाला। वर्णमाला का फर्स्ट टॉपिक है भाषा, वह माध्यम जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या फिर यह संस्कृत शब्द भाष से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है। नेक्स्ट ये डायग्राम समझ लेते हैं। पहले सबसे छोटा क्या है, ध्वनि, जिसको वर्ण कहेंगे। वो बहुत सारी ध्वनियाँ मिलती हैं तो अक्षर बनता है। अक्षर जब बहुत सारा मिलेगा तो शब्द बनेगा, और अक्षर भी क्या, सार्थक। यदि अक्षर मिलकर एक सार्थक शब्द बनाए तो पदबंध बनेगा, और सार्थक पदबंध मिले तो उपवाक्य, और उपवाक्य भी सार्थक मेल से मिले तो वो वाक्य बनाएंगे। ठीक है। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण क्या है, तो वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वर्णमाला। क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर ये 45 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि होता है 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण। ठीक है। स्वर में अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षव दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। री, अंग, आ ये सिर्फ लेखन में आते हैं। ठीक है।
उच्चारण के टाइम इसका गणना नहीं करते हैं हम लोग। व्यंजन वर्ण में भी इसी तरह 32 + 2, 32 तो नॉर्मल व्यंजन हो गए और 2 जो है ये छोटी रो और बड़ी रो जिसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं और ये ट वर्ग के साथ आता है। ठीक है, क वर्ग में क्या है? क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ मूर्धन ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, और यहाँ पे है अंतस्थ। अंतस्थ में क्या है? य र ल व, और उष में क्या है? तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ। अक्ष कैसे बनता है? आधा क और मूर्धन श को मिलाएंगे तो अक्ष बनेगा, आधा त र मिलेगा तो त्र बनेगा, आधा ज ञ मिलेगा तो ज्ञ बनेगा, आधा श र मिलेगा तो श्र बनेगा। उच्चारण के स्थान पर, वर्णों का उच्चारण के स्थान पर देखो वर्ण को भी डिवाइड किया गया है। कंठ में क्या, कंठ से क्या होता है? कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो अ, आ, ह और क वर्ग वाले सारे। तालु से क्या क्या होता है? हर्षई, दीर्घई, य, श और च वर्ग वाले। तालु क्या है? मुंह के भीतरी का ऊपरी छत का पिछला भाग। ठीक है, और मूर्धा से री, मूर्धन स और ट वर्ग। ओष्ठ से उ और प वर्ग। दंत, नेक्स्ट है अब हम लोगों का ओष्ठ, जिससे हो गया हर्षव, दीर्घव और प वर्ग वाले सारे वर्ण। दंत से स, त वर्ग वाले सारे वर्ण। दंत मूल से र और ल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं, दंत और ओष्ठ को जब मिलाते हैं तो व बोलते हैं हम लोग। ओष्ठ और कंठ को मिलाते हैं तो ओ, औ और अ बोलते हैं। कंठ और तालु को मिलाते हैं तो ए और ऐ बोलते हैं। नासिका से हम लोग अंग, अ, इ, न, म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण 13 होते हैं, 10 और 3 में डिवाइड करते हैं। 3 कौन कौन से वर्ण हैं? री, अंग और आह। ठीक है, मात्रा उच्चारण में काल के आधार पर ये 3 पार्ट में है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, काल का मतलब ही समझ जाओ आप लोग कि काल मतलब टाइम, बोलने में जितना कम टाइम लगता है वो ह्रस्व है, थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा लगा वो दीर्घ है, इससे थोड़ा ज़्यादा लगा वो प्लुप्त है। तो ह्रस्व का उदाहरण है अ, ई, उ, और दीर्घ का आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। ठीक है, और प्लुप्त का उदाहरण है, जैसे कि प्लुप्त मतलब क्या? पुकारना या किसी का नाटक करना। तो पुकारने में कैसे? जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम, तो ये क्या हो गया? प्लुप्त वर्ण में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो ये भी 3 पार्ट है। यदि जीभ के अगले हिस्से से बोलते हैं तो वो अग्र है, मिडिल पार्ट से बोलते हैं तो वो मध्य स्वर है, और पिछले पार्ट से बोलते हैं तो वो पश्च स्वर है। तो अग्र स्वर कौन कौन है? ई, ए, ऐ, और मध्य क्या है? अ, और पश्च क्या है? आ, उ, ओ, औ। ठीक है, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर 4 पार्ट है, जिसको विवृत कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, अर्ध संवृत्त कहते हैं और संवृत्त कहते हैं। विवृत मतलब ओपन, पूरा जब मुंह खोल के बोलते हैं तो वो विवृत में आता है, जैसे आ। अर्धवृत्त मतलब हाफ ओपन, जैसे अ, ए, ओ, औ, है ना। और संवृत्त मतलब हाफ क्लोज्ड, जैसे ए, ओ। ठीक है, संवृत्त मतलब क्लोज, जैसे ई, उ। ठीक है, अब ओठ की स्थिति के आधार पर क्या है? अवृतमुखी और वृतमुखी। अवृतमुखी जिसमें गोलाकार नहीं होता है, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। देखो यदि मेरे साथ ही आप लोग प्रोनाउंस करोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है और कैसे आप लोग को समझना है। ठीक है, वृतमुखी जिसमें हम लोग जब बोलते हैं उसको प्रोनाउंस करते हैं तो गोलाकार हो जाता है हम लोग का मुँह, जैसे उ, ओ, औ, है ना। हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, जिसको निर्नुनासिका कहते हैं, और अनुनासिका। निर्नुनासिका क्या होता है? जिससे केवल मुंह से निकलती है हवा, जैसे अ, आ, ई आदि। ठीक है, अनुनासिका जिसमें मुंह के साथ नाक से भी निकलता है, जैसे अंग, औ, ई, है ना, आदि। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। और लास्ट है ये घोषत्व के आधार पर, जैसे घोष जिसमें स्वर तंत्रिकाओं का श्वास में कंपन, और सघोष जिसमें श्वास तंत्रिकाओं में जब कंपन होता है, और सभी स्वर स्वघोष ध्वनियाँ होती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। ओके।